हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हैं उन्हें पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि हम एमपीपीएससी मेंस 2021 का जो सिलेबस है उसके पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। अभी हम थर्ड यूनिट पे आ गए हैं। इससे पहले के टॉपिक यदि आपको देखना है तो आप चैनल पे जाइए। चैनल में एक वीडियोस करके ऑप्शन मिलेगा तो उसमें भी सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, हालांकि उस प्लेलिस्ट में वो टॉपिक हैं जो आपके पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में भी, मेंस में भी हैं और प्री में भी हैं, तो उन्हें दोनों के हिसाब से कवर कराया गया है। और जो टॉपिक सिर्फ मेंस में है उन्हें मैंने उस प्लेलिस्ट से बाहर रखा है, तो आपको वीडियोस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में आपको उस तरह के कुछ वीडियोस वहां मिल जाएंगे, है ना। तो आप सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक है। इसे हमने दो पार्ट में बांटा है, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा? इसकी हेडिंग है हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं। इसमें दो टॉपिक हमसे पूछे गए हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। ये चूंकि हेडिंग थी, लेकिन फिर भी यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो हमने पिछले, इस वीडियो का जो पिछला पार्ट है उसमें हमने ये वाला भी पोर्शन देखा है, यानी लोकतंत्र की विशेषताएं भी देखा है और ये भी देखा है निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। मैक्सिमम आपको पता होगा कि 200 शब्द का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे हमने 200 शब्द के हिसाब से ही कवर किया है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि 200 शब्द में पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 50 शब्द में आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं वीडियो डालने से पहले एक बार वीडियो को देखती हूं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई, यानी वीडियो ब्लर वगैरह तो नहीं हुई है, या फिर जैसा मैं कहती हूं कि जितने टाइम मैं यहां लिखती हूं या मिटाती हूं वो टाइम भी आपका वेस्ट ना जाए या उतनी भी वीडियो फालतू अननेसेसरी लंबी ना हो, तो इसलिए मैं वीडियो को एडिट करके ही डालती हूं। तो एडिट करके और उसके बाद एक बार मैं देखती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है वीडियो में। तो जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि मैंने आपको एक, इस टॉपिक को जब हम पढ़ रहे थे तो एक जगह आपको प्रॉपर बताया नहीं है, हालांकि मैंने उसे आखिरी के लिए छोड़ दिया था, तो आखिरी में मैं बताना भूल गई कि इस जो टॉपिक हमने किया उसे 200 शब्द में फ्रेम कैसे करना है। वैसे वो चीज मैंने कही है, लेकिन कहीं कहीं टुकड़ों में कही है, तो हो सकता है आप उस चीज को ना समझ पाए हो या कंफ्यूज हुए हो, तो इसलिए इस चीज को हम पहले एक बार यहां डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा था इसे 50 शब्द में कैसे लिखना है, तो मैं ये भी नहीं बता पाई थी, ठीक है। तो 200 शब्द में तो हमने देखा ही था, मैंने एक साथ उस चीज को नहीं कहा था, लेकिन टुकड़ों में ये चीज मैंने कह दी थी आपसे कि पहले आपसे नागरिकों की भागीदारी या जनता या जन भागीदारी करके आपसे कुछ पूछा जाता है शासन में या लोकतंत्र में या निर्णय प्रक्रिया में, तो आप क्या करिए, थोड़ी सी 2-3 लाइन की शुरुआत दे दीजिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर आप क्या करिएगा, जो डायग्राम हमने बनाया था उसे जरूर यूज करिएगा, क्योंकि वो हमने वहां पे माध्यम कवर किए हैं कि किस किस माध्यम से हम जनता की भागीदारी करते हैं। तो आप क्या करिएगा कि और भी आपको कोई याद आ रहे हैं, जितने हमने देखे हैं वो तो आप लिखिएगा ही, और भी याद आ रहे हैं तो आप वो सारी चीजें आप उस डायग्राम में बता दीजिए। फिर आप पॉइंट में या पैराग्राफ में उन चीजों को एक्सप्लेन कर देना, जैसा आपको अच्छा लगे अपना आंसर वैसे आप कर देना, है ना। तो उस चीज को अलग अलग पैराग्राफ में या पॉइंट्स में उस जो चीज, जो माध्यम हमने बताए हैं उनके जरिए कैसे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है या शासन में कैसे भागीदारी हो रही है, ये चीज आप वहां पे बता दीजिए। कुछ एग्जाम्पल हो करंट के वो भी ऐड कर दीजिएगा, और लास्ट में 2-3 लाइन का एक अच्छा सा निष्कर्ष निकाल दीजिए कि भाई इसका फायदा, ये निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं, हम फायदा बता सकते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हो रहे हैं जब ये चीज हो रही है, भागीदारी हो रही है, या आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि और किस माध्यम से और कितना जनता को भागीदार बनाना चाहिए, किन माध्यमों से बनाना चाहिए, है ना, या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और साथ में अपने सुझाव, इस तरह के कोई 2-3 लाइन का आप अपना निष्कर्ष निकाल देना, ठीक है। तो ये आंसर आपका 200 शब्द में हो जाएगा।
200 शब्द में से जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपसे ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। 50 शब्द में यदि आप लिख रहे हैं तो आप इसी चीज को संक्षेप में कह दीजिएगा, पॉइंट बना के कह दीजिए या पैराग्राफ में कह दीजिए, है ना, तो वो 50 शब्द में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गई हैं। अब हम अपना टॉपिक पे चलते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक क्या ही दिमाग पचाऊ था, मतलब ऐसा नहीं है कि टफ था। एक तो अवेलेबल बहुत कम जगह हो रहा था, सोर्स बहुत कम मिले, और भाई कोई चीज आपने पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? मतलब ऐसा तो है नहीं, हम भी बुद्ध नहीं है, हमें भी चीजें कहीं ना कहीं से पढ़नी पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमें कैवल्य प्राप्त है, तो हम भी कहीं से पढ़ते हैं। और सबसे पहला सोर्स आपका क्या होता है? इंटरनेट। और इंटरनेट पे कभी कभी जितने फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि वो आपको मिसगाइड कर देता है। तो ऐसी कुछ चीजें थी, बहुत भड़ास है इस टॉपिक पे निकालने के लिए। मन पढ़ते पढ़ते मन कर रहा था, मतलब जिन सोर्स में मिल भी गया था जैसे तैसे, उसमें भी ऐसा सीधा सीधा नहीं मिला था। लेकिन ठीक है, अब वैसे तो मन कर रहा था कई बार, कह रहे जाने दो, छुड़वा दो, पर फिर ऐसा ही रहा कि भाई एक तो आप यहाँ खड़े हो तो आपकी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। दूसरा ये था कि यार जो कम अवेलेबल है, जिसके सोर्स कम अवेलेबल है, तो उसी के लिए तो व्यक्ति जो है यूट्यूब पे आता है कि कोई चीज हमें नहीं पढ़ाई गई है या नहीं मिली है, तो उसको हम यूट्यूब वगैरह पे देख ले। तो फिर वही टॉपिक आप छुड़वा दोगे तो फिर क्या मतलब रहेगा? इसलिए इसमें बहुत मेहनत की है। जैसा मैंने कहा कि इसके सोर्स कम अवेलेबल थे, और जहां जहां जो जो सोर्स मुझे मिले, तो जितने भी सोर्स मुझे मिले वहां से जो भी हमारे काम की चीजें थी, क्योंकि बहुत सारी फालतू चीजें उसमें दी गई थी, तो जितनी भी काम की चीजें थी वो मैंने सब उठा ली हैं। फिर भी मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि देखिए, 1 घंटे की क्लास में कोई सब कुछ नहीं बता सकता, और क्वेश्चन भी इसके बहुत कम मिले हैं, और जहां भी एक दो मिले भी हैं वो सीधे सीधे मिले हैं। तो आपको करना क्या होता है, हमेशा सिर्फ इस टॉपिक की ही बात नहीं कर रही हूं, आप टॉपिक बहुत अच्छे से समझिए कि टॉपिक कह क्या रहा है। फिर आप हमेशा, मतलब चाहे आप करंट में कोई चीज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा कोई भी चीज पढ़ते टाइम ये ध्यान रखा करिए कि यदि आपका कोई भी टॉपिक है जो आपके किसी सिलेबस के किसी टॉपिक से लिंक तो नहीं हो रहा है। यदि करंट की कोई घटना लिंक हो रही है तो तुरंत वहां से चीजें उठा के अपना जो टॉपिक जहां पे लिखा है वहां पे आप बिल्कुल उसको लिख लीजिए कि ये मैं अपने आंसर में ऐड कर सकता हूं, या इस तरह से, चूंकि करंट में यदि चर्चा में है तो उस तरह से यदि आ गया तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, ये कंटेंट मुझे यहां से मिल गया, है ना। तो ये चीज याद रखा करिए, सिर्फ इसी टॉपिक की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, जितने भी सोर्स मुझे मिले थे वहां से जो काम काम की चीजें थी मैंने सब उठा ली हैं। आपको इससे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए थे, लेकिन कुछ यदि उससे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक आता है तो मुझे पूरा यकीन है यदि आप टॉपिक अच्छे से समझ लोगे तो उससे आप जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसे फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, और बाकी अपनी आंख कान नाक खुले रखा करो, जब भी कोई चीज आपके सामने आए, कोई किसी तरह का क्वेश्चन आए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको तुरंत उठा के उसे लिख के देख लीजिए कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें से हम इस आंसर को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? राजनीतिक प्रतिनिधित्व या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? तो विद्वानों ने क्या कहा है ये तो हम बाद में देखेंगे, इसके संबंध में क्या क्या कहा गया है, लेकिन सामान्य से अर्थ में मैं आपको बताती हूं पहले, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। राजनीतिक व्यवस्था में अब सभी देशों की बात करें तो ज्यादातर कुछ अपवादों को यदि छोटे मोटे देशों को छोड़ दिया जाए तो किसी ना किसी रूप में लोकतंत्र को अपना रखा है ना। हो सकता है वहां पे शासन करने के मॉडल अलग अलग हो, या फिर चुनने के तरीके अलग अलग हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, है ना, लेकिन अपना रखा है लोकतंत्र को ही। और लोकतंत्र क्या कहता है कि भाई जनता शासन करेगी, लेकिन इस रूप की अब नई अवधारणा क्या है कि जनता सीधे तो शासन नहीं कर सकती, तो अब वो क्या करेगी, अपने प्रतिनिधि चुन के करेगी। पॉलिटिकल साइंस में इसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहा गया है। यानी लोकतंत्र, जो कि हमारे टॉपिक की हेडिंग ही थी,
कि लोकतंत्र की विशेषता के रूप में हमें इस टॉपिक को देखना है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के पास राजनीतिक अधिकार होते हैं, या राजनीतिक शक्तियां सब किसके पास होती हैं? जनता के पास होती हैं। तो इन राजनीतिक अधिकार जो भी है जनता के, या राजनीतिक शक्ति जनता के पास जो भी है, उसको वो किसी प्रतिनिधि को सौंप देगी कि भाई जाइए आप हमारी तरफ से शासन करिए, नियम कानून बनाइए, देश का संचालन करिए, सब करिए, यानी हमारे राजनीतिक अधिकार या शक्तियों का प्रयोग आप करिए। यही व्यवस्था ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहलाती है। ठीक है, यानी राजनीतिक व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सादा से शब्दों में है। ठीक है, आप हमारे भारत में इन प्रतिनिधियों को किन नाम से जानते हैं? विधायकों और सांसदों के रूप में जानते हैं। ठीक है भाई, ये आप हम ही तो चुन के भेजते हैं इनको। ठीक है, यानी हमारे राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ये करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नोट्स आपको ही बनाने हैं इस टॉपिक के, तो आप ये सारी चीजें लिखते चलिए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि सीधा सा ही पूछा गया है, ज्यादातर मुझे सोर्स में सीधा सा ही मिला है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है समझाइए, इस तरह से यदि आपसे पूछा जाता है, या फिर उसके मॉडल या प्रकार किस तरह के होते हैं, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। तो बाकी जो भी पूछा जाए, शुरुआत में यदि आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप अपने सिंपल शब्दों में भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद कई विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। देखिए, आपने देखा होगा कहीं भी आप ग्रेजुएशन तो करके आए ही है ना, तो आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में या कहीं भी आप पढ़ोगे तो किसी भी संदर्भ में विद्वान कुछ भी एक लाइन कह के चले जाते हैं कि नहीं ये चीज ये है, जिसको जिस हिसाब से समझ में आता है वो उस हिसाब से कह के चला जाता है कि भाई ये चीज ये है। फिर सब चीजों को मिला मिलू के एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अच्छा हाँ ये चीज ये है। ऐसा ही हाल इस टॉपिक का है ना। तो जो परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा सही एक्सप्लेन कर रही है राजनीतिक प्रतिनिधित्व को, तो उस विद्वान की परिभाषा मैंने उठा ली है। जब आप इस आंसर को लिखो तो आप चाहो तो सादा शब्दों में भी बता सकते हो, और फिर उस डेफिनेशन को भी कोड कर सकते हो कि इसने ये कहा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में। नोट्स आप यही बनाते चलिए, क्योंकि सारी चीजें एक्सप्लेन करना है तो मुझे यहाँ लिखवाना ही पड़ेगा, तो आप यहीं से बना लीजिए। इसके लिए अलग से नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो अब हम किसी विद्वान की एक परिभाषा देख लेते हैं, ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स भी हो, और आपको आंसर जब आपको फ्रेम करना है तो आपको उसके लिए यदि कोई डेफिनेशन कोड करते हो तो अच्छा ही होता है, वो अच्छा इफेक्ट ही डालती है। ठीक है, चलिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक ब्रिटिश राजनीतिक विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा है, उनका नाम था A.H. विर्च। यदि इसको आपको मेंस में लिखना है, नोट्स में लिखना है तब तक तो ठीक है, यदि आपको मेंस की कॉपी में वहां लिखोगे तो इसे इस तरह से लिखना है, A.H. विर्च, है ना। ये चीजें मैं आपको छोटी छोटी हमेशा बताते ही चलती हूँ, तो ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, A.H. विर्च थे, ब्रिटिश के राजनीतिक विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में, वो हम ये डेफिनेशन आप अपने आंसर में कोड कर सकते हो, यदि 200 शब्द में लिखने आया तो, है ना। बाकी यदि 50 शब्द में आया तो वहां इतने लाइन आपको नहीं मिलती है, वहां सिर्फ आपसे जो पूछा गया है आप उसी की बात करिएगा। ठीक है, लेकिन 200 शब्द में हम यदि आपसे सिंपल ही पूछा गया है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, तो आप ये डेफिनेशन जरूर कोड करिएगा, है ना, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या कहते हैं A.H. विर्च, क्या कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति है जो परंपरागत या कानून द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का स्तर रखता है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि है, यहां से हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व समझ में आ रहा है कि क्या है ना। तो वो प्रतिनिधि होगा
कोई भी व्यक्ति, और वो या तो परंपरागत रूप से, यानी या तो वहां ऐसी व्यवस्था शुरू से या काफी टाइम से चली आ रही है, या फिर वहां की विधि के द्वारा ऐसी व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ कि भाई हमारे यहाँ सांसद विधायक कैसे चुने होके आएंगे वो हमारे संविधान में ही कह दिया गया है ना। तो वैसी चीज है कि या वहां की विधि द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का स्तर रख रहा है कौन, ये व्यक्ति, है ना, और जनता के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभा रहा है, ये है राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनके अनुसार। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके यहां तक नोट्स ये आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा सा हट जाती हूं, ये पूरा आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व है क्या। अब इससे किस तरह से और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, तो वो चीजें मैंने उठाई हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, मतलब क्या क्या मॉडल हैं इसके। के सिद्धांत या मॉडल, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने वही उठाए हैं। एक तो हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें किताब तो लिखनी नहीं है, हमें मैक्सिमम 200 शब्द लिखने हैं। तो एक तो हमें शब्द सीमा के हिसाब से भी सिर्फ मैंने वो मॉडल उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्रमुख मॉडल है, या लोकतंत्र में या देश के जहां भी इस राजनीतिक प्रतिनिधित्व जहां भी देखने को मिलता है वहां किसी ना किसी रूप में प्रचलित हैं, अपनाए गए हैं। ठीक है, तो वो मैंने उठाए हैं। कुछ एक दूसरे के सेम ही कहा गया है कुछ मॉडल में, तो हम सब कुछ, हमें किताब तो वहां लिखनी नहीं है, हमें सिर्फ अपने 200 शब्द पूरे करने हैं। तो मैंने इसके 4 मॉडल जो प्रमुख थे या प्रचलित हैं किसी ना किसी लोकतंत्र में ये अपनाए गए हैं, तो मैंने उस हिसाब से आपके 4 मॉडल उठा लिए हैं। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले पे हम जाते हैं, इसके नोट्स आप यहीं बनाते चलिएगा, ये बात याद रखिएगा, अलग से नोट्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगी। पहला है निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि निर्देशित, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिनिधि होता है वो सदैव जो उसे चुनने वाले लोग होते हैं, जो उसे निर्वाचित करने वाले लोग होते हैं, उनके अधीन काम करता है। यानी उसका खुद का स्वविवेक से कोई निर्णय नहीं होता, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, है ना। वो हमेशा उनके ही अभिकर्ता या एजेंट की तरह काम करता है, उनकी तरफ से जो चीजें वो बोलते हैं वही करता है, इसमें ये कहा गया है, या करता है या करना चाहिए, है ना। इसमें ये कहा गया है कि भाई ये सिद्धांत क्या है, या तो वो वैसा ही करता है, उसके अधीन ही होता है, या फिर उसे ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि उसे जो निर्वाचित करने वाले लोग हैं वो उनके ही अधीन काम करें। ये मॉडल ये कहता है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रतिनिधि सदैव अपने निर्वाचकों, यानी जो उसे चुन रहे हैं, निर्वाचकों के अधीन होता है। ये मॉडल ये कह रहा है ना, या होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, कुछ लोग या कुछ विद्वान, भाई लोकतंत्र की जब अवधारणाएं विकसित हुई तो इस तरह के मॉडल आए, इस तरह की अवधारणाएं आई, तो किसी ना किसी विद्वान ने अपनी अपनी चीजें कही कि हाँ ऐसा होना चाहिए लोकतंत्र, या प्रतिनिधि होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तो उसी क्रम में
नाम तो बहुत सारे दिए थे, लेकिन हमें याद भी रखना है ना। तो मैंने कुछ बस प्रमुख उठा लिए कि हमारा आंसर भी पूरा हो जाए, सब फालतू भीड़ भाड़ हमें लिखनी भी नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ ना कि इस टॉपिक को पढ़ने में इतनी, मैं क्या ही बताऊं, मतलब ऐसा लग रहा था इसने ये कहा उसने वो कहा, बस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं हो रही थी, किसने क्या कहा यही कहा गया था इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए छोड़िए, है ना। तो क्या था कि इस मॉडल का कुछ विद्वान जो है वो समर्थन करते हैं। कौन है वो? तो ये आप लिख लीजिए, है ना। इस तरह से नोट्स में आप पहला पॉइंट डाल के लिख लीजिए। मैं यहाँ एरो लगा के आगे की चीजें लिख रही हूँ। जब आप 200 शब्द में इस चीज को लिखो तो इन पॉइंट्स को आप ऐड करते जाना, है ना। या जो मैं कह रही हूँ समझा रही हूँ वो चीज यदि मैं यहाँ लिख भी नहीं रही हूँ तो वो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे अपने आंसर में या शब्द सीमा बढ़ाने के लिए जरूरी है, तो मैं लिख देता हूँ या लिख देती हूँ वहां पे। ठीक है, चलिए। अब मैं तो यहाँ एक पॉइंट के रूप में लिख रही हूँ, लेकिन यदि आप पैराग्राफ के रूप में लिखें तो ये एरो वगैरह का यूज मत करना, ये ध्यान रखना, है ना, मेंस की कॉपी में। तो इस चीज का समर्थन कौन करता है? तो इसका समर्थन करने वाले दो प्रमुख विद्वान हैं, रूसो और एक है रोबेस्पियर। ठीक है, ये दोनों या और भी लोग, विशेषकर हम इसके नाम ले लेते हैं, ये इन सिद्धांतों का समर्थन करते हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, प्रतिनिधि जो उसे चुन रहे हैं उनकी ही राय के अनुसार उसे काम करना चाहिए। लेकिन कई विद्वान जो हैं इसको पूर्ण नहीं मानते, इस मॉडल को। क्यों नहीं मानते भाई? उनका कहना, उनके कहने के पीछे तर्क ये होता है कि जनता को उतना समझ नहीं होती है राजनीति की, इसलिए प्रतिनिधि शासन को माना गया है, या प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, जनता को ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो उसकी तरफ से शासन करे। अब जब वो अपने योग्य प्रतिनिधि को वो चुन रही है कि आप हमारी तरफ से शासन करिए, है ना, जनता से यही उम्मीद की जा रही है कि भाई आप अपने तरफ से योग्य प्रतिनिधि को चुनिए, तो फिर कुछ चीजें उसके अपने आप पे भी छोड़ दीजिए कि वो डिसाइड करे कि आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। मतलब वो सिर्फ आपके हाथ की कठपुतली बन के ना रहे जैसा इसमें कहा है, यानी सिर्फ एजेंट बन के ना रहे, वो अपने आपके हितों का ध्यान रखे, लेकिन समय समय पर यदि जरूरत पड़े तो वो स्वविवेक से भी निर्णय ले। तो कई विद्वानों ने इसका विरोध किया, है ना। मैं यहां से ये चीज हटा रही हूं, आगे बढ़ते हैं। तो उनमें ही जो इस सिद्धांत को पूर्ण नहीं मानते या असंगत मानते हैं, उनमें से ही एक विद्वान है लीवर, है ना। ये पॉइंट मैं पॉइंट बना के लिख रही हूं, लेकिन जब आप इस चीज को अभी याद करने के लिए आपको जल्दी याद हो जाएंगे तो नोट्स आप इसी तरह बना लीजिए, पर ये याद रखिएगा कि जब पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें तो आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखें कि इस जो सिद्धांत है, यानी जो निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या मॉडल था, उसका लीवर जो है वो उसे अवैधानिक या क्या मानते हैं, असंगत या अतर्क संगत मानते हैं, है ना, या अवैधानिक। ये लीवर इसको मानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कुछ देशों में अपनाया गया है। जैसे स्विट्जरलैंड की यदि मैं बात करूं, ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि स्विट्जरलैंड में के कुछ प्रांत हैं या कैंटेन उनको वहां पे बोलते हैं, कैंटेनों में यह मॉडल अपनाया गया है ना। अभी भी वर्तमान में भी, या वर्तमान व्यवस्था की हम बात करें तो, है ना, तो आप पूरा सेंटेंस यहां पे लिख सकते हैं कि आधुनिक समय में या आधुनिक लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटेनों में यह मॉडल देखने को मिलता है। इस तरह से आप लिख लीजिए अगला पॉइंट। ठीक है भाई, वहां पे कैसे, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है कि जनता जो कह रही वही कर रही होती है, वहां पे एक व्यवस्था की गई है, रिकॉल की व्यवस्था, जो हमने स्थानीय स्वशासन में देखी थी ना, लोकल गवर्नमेंट में, कि हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि जो चुनते हैं नगरीय निकायों में या
पंचायतों में जो राइट टू रिकॉल हमें मध्य प्रदेश में दे रखा है, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, उनको वापस बुला सकते हैं। तो यहां यही व्यवस्था है कि इन्हें रिकॉल करने की व्यवस्था, क्या किया गया है, रिकॉल करने का अधिकार दिया गया है जनता को। तो क्या होता है भाई, जनता के अनुसार आप काम नहीं करोगे तो जनता आपको वापस बुला लेगी, है ना। तो इस तरह से ये वहां पे निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस प्रकार से इस लोकतंत्र में वहां देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि कुछ विद्वानों ने इसका विरोध किया था। तो विरोध किया था या सही नहीं बताया था, या इसकी कमियों को दूर करने के लिए फिर बाद में और विद्वानों ने और अगला मॉडल दिया। तो जाहिर सी बात है इसकी कमियों को दूर किया गया होगा उसमें। ठीक है, तो अगला मॉडल देखते हैं। तो अगला मॉडल क्या आया है, अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ये क्या कहता है, वैसे तो नाम से ही पता चल गया होगा, है ना। अच्छा, इसको ट्रस्टी मॉडल भी कहा जाता है ना, ट्रस्टी मॉडल। अभी हम समझ रहे हैं क्या है ये। ठीक है, तो इसे ट्रस्टी मॉडल भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं आपको इस ट्रस्टी मॉडल भी लिखा मिल सकता है इसकी जगह। ठीक है, चलिए क्या कहा गया है इसमें। तो पहले मैं यहां लिख देती हूं कि इसमें कहा क्या गया है, ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आए। क्या कहता है ये कि इसमें, यानी ये वाले मॉडल में, प्रतिनिधि जो होता है वो निर्वाचकों का मात्र अधिवक्ता या एजेंट नहीं होता है, बल्कि उससे अधिक होता है। मतलब ये है कि अब सिर्फ वो एजेंट के रूप में काम नहीं करेगा, अब वो स्वाविवेक से भी या आप स्वतंत्र रूप से भी कुछ निर्णय ले सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसके पीछे विद्वानों ने ये तर्क दिया था कि भाई प्रतिनिधि आप चुन रहे हो तो आपसे यही उम्मीद की जा रही है कि जनता सीधे शासन क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि आप, ये माना जा रहा है कि जनता उतनी योग्य नहीं है, या जनता जो है उसे उतनी राजनीति की समझ नहीं है, इसलिए किसी योग्य व्यक्ति को अपनी तरफ से वो वहां शासन करने के लिए बैठा रही है ना। तो इससे ज्यादा होता है, ये कहा गया है। क्या ज्यादा मतलब क्या, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो स्थानीय, दलीय और राष्ट्रीय दायित्वों को एक साथ निभाने की चेष्टा करता है या करना चाहिए उसको, है ना। चाहे तो आप जब ये लिखोगे तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि अर्थात वह स्थानीय, दलीय और राष्ट्रीय दायित्वों को एक साथ निभाने की चेष्टा उसे प्रतिनिधि को करनी चाहिए, है ना। मॉडल में ये भी लिख सकते हो या करता है, इस मॉडल को मानने वाले ये कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये कोशिश करो कि आप स्थानीय, मतलब जो निर्वाचक आपको चुन रहे हैं, ऐसा नहीं है आप उनको नजरअंदाज कर दो, उनका भी हितों का ध्यान रखो। और फिर जो दल, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है ना, कि हम प्रतिनिधि किसी दल के चुनते हैं। हालांकि ऑप्शन हमारे पास निर्दलीय का भी होता है, लेकिन दलीय व्यवस्था भी देखी जाती है ज्यादातर लोकतंत्र में। तो और फिर प्रतिनिधि जो होता है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति, किसी दल के एक व्यक्ति को नहीं चुनता कि तुम शासन करो। क्या हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं कि नहीं, भाजपा, भले ही कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो, लेकिन हम चाहते हैं कि भाजपा का प्रतिनिधि यानी नरेंद्र मोदी जी जो है वो क्या करें, शासन करें। क्या ऐसा होता है हम प्रधानमंत्री चुनने जाते हैं? नहीं ना, हम पूरे दल को चुनते हैं, उसकी विचारधारा को चुनते हैं, तभी बहुमत होता है। उसके ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो जिसके ज्यादा प्रतिनिधि होंगे वो जाके सरकार बनाता है। ठीक है, तो आप यदि किसी दल को चुना जा रहा है तो आप दलीय हितों का भी ध्यान रखो, और साथ में राष्ट्रीय हितों का, क्योंकि आप सरकार बना रहे हो तो सिर्फ आप किसी क्षेत्र की सरकार नहीं हो, अब आप क्या हो, पूरे राष्ट्र की सरकार हो, तो आप उसके हितों का भी ध्यान रखो। ठीक है, तो ये चीज है कि साथ में ये दायित्वों को निभाता है। लेकिन इसमें एक चीज भी कही गई है कि यदि, ठीक है, आपके स्थानीय और दलीय हितों में टकराव होता है, तो चूंकि जनता आपके दल को बहुमत दिया है, सिर्फ उस वहां के जो लोग थे सिर्फ उन्होंने आपको नहीं जिताया,
उन्होंने, उनकी वजह से सिर्फ सरकार नहीं बन गई है, बल्कि आपके दल के ज्यादा से ज्यादा लोग जीते, तब जाके आपने सरकार बनाई। ठीक है, तो क्या था कि भाई मतलब बहुमत किसके साथ है, आपके दल के साथ है। तो अब यदि कोई किसी चीज में, किसी निर्णय में या कहीं भी, या किसी भी हित में टकराव होता है, तो फिर आपको दल के हित ऊपर रखने चाहिए, क्योंकि आपके दल को शासन के लिए चुना गया है। और दूसरा, यदि दलीय और राष्ट्रीय हितों में टकराव होते हैं, तो फिर उम्मीद की जाती है प्रतिनिधि से कि फिर आप राष्ट्र को ऊपर रखो। ठीक है, तो ये सिद्धांत यही कहता है कि भाई सिर्फ आप कठपुतली बन के या सिर्फ उनके एजेंट के रूप में काम मत करिए। आपको क्या चाहिए कि जो प्रतिनिधि है वो इन चीजों का भी या तो साथ में निभाए, या फिर साथ में नहीं निभाता है, इस तरह से टकराव होता है, तो क्या व्यवस्था है कि यदि स्थानीय हित तो आप ध्यान में रखो ही, यदि उनमें और दलीय हित में या राष्ट्रीय हित में टकराव हो रहा है, तो फिर आप राष्ट्रीय हित पे जाओ या दलीय हित पे जाओ। यदि दलीय और राष्ट्रीय हित में टकराव हो रहा है, तो फिर आप राष्ट्रीय हित को चुनो। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, जैसा मैंने वो लीवर का नाम बताया था, ये उसके समर्थक हैं, और ज्यादातर देशों में किसी ना किसी रूप में इसको अपनाया गया है। एक और मॉडल है, उसको भी अपनाया गया है और इसको भी अपनाया गया है, मतलब ये ज्यादातर मान्य है ना, कि वो कठपुतली के रूप में, क्या आपकी से सरकार पूछने आती है चुने जाने के बाद कि हम क्या योजना बना लें, क्या निर्णय ले लें, है ना, तो ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब अगले देखते हैं, अगला मॉडल क्या कहता है हमसे। इसके बाद एक मॉडल आता है प्रतिनिधित्व का। ये नोट्स आप बनाते चलिए, या फिर पहले वीडियो देख लीजिए, एक बार अच्छे से टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लेना, जैसा आपको सही लगे। तो प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी मॉडल, ये क्या है, ये कुछ कुछ अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो देखा था उसके जैसा ही है, लेकिन आगे मॉडल आते गए तो जो थोड़ी बहुत कमियां थी उनको पूरी करता गया, है ना। तो इसमें सिर्फ उदार विचारधाराएं जो है उनको अपनाया गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ शासन उदारवादी हो, है ना, तो कई मिक्स मॉडल, जैसा मैंने कहा कि एक कोई मॉडल किसी में नहीं अपनाया गया है, किसी की कुछ बातें उठा ली गई हैं, किसी की कुछ बातें उठा ली गई हैं, तो इस तरह से मिक्स करके इन्हें लोकतंत्र में अपनाया गया है। लेकिन मॉडल अपने आप में अलग अलग थे, है ना, तो वो ने हम अलग ही देख रहे हैं। तो ये सिर्फ उदारवादी लोकतंत्र की या उदारवादी विचारधाराओं पे आधारित है। तो ये आप ये लिख लीजिए कि यह उदारवादी उदारवादी राजनीतिक विचारधाराओं पे आधारित है। यानी इसमें सिर्फ उदार लोकतंत्र की बात करी गई है। ठीक है, या प्रतिनिधित्व में एक उदारवादी विचारधाराओं को सिर्फ अपनाया गया है। तो इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, वो हम देख लेते हैं कि कैसे अपनाया गया है उदार विचारधाराओं को। पहला, इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो अनुउल्लंघनीय है, मतलब आप उन्हें, उनका उल्लंघन तो आप कर ही नहीं सकते। निर्देशित में क्या कहा जा रहा था कि ठीक है, स्थानीय हित और दलीय हित में आप टकराव हो रहा है, या स्थानीय हित और राष्ट्रीय हित में टकराव हो रहा है, तो आप दलीय या राष्ट्रीय हित चुनिए। लेकिन यहां कहा गया है कि नहीं, उसके जो अधिकार हैं उन्हें तो आप क्या करिए, उनका उल्लंघन तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी तो आपको रहना ही होगा, उदार लोकतंत्र ये कहता है। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट करके लिख लीजिए, यह व्यक्ति के अधिकारों को अनुल्लंघनीय मानता है। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट क्या है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, शायद आपको नीचे और दिखेगा नहीं तो मैं इसको हटा देती हूं। अब ये प्रमुख लक्षण हम देख रहे हैं, इसी के पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, हम आगे के पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि सभी को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, है ना, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उदार लोकतंत्र तो यही कहता है, प्राप्त, और ये जो सभी को प्राप्त हो रहा है उस सभी के मत की कीमत समान होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी विशेष को आपने कोई ज्यादा फायदा दे दिया कि आपके एक वोट की जगह 2 वोट मान लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी के मत की कीमत या मूल लिख सकते हैं, समान होनी चाहिए। ये हमने लोकतंत्र की विशेषता में देखा था, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये वही बात है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये विशेषता भी अपनाई गई है। आपने देखा होगा सभी को मतलब एक कुछ शर्तों के साथ समान व्यवहार हो रहा है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब 18 साल के सभी लोगों को मिलेगा, तो सभी को, यानी सार्वभौमिक मताधिकार की ये बात करता है, तो सभी को मिलेगा 18 साल के व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, सभी को मिलेगा। यदि जिस वर्ग के व्यक्ति को मिल रहा है उस वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से मिलेगा, और उसकी कीमत, उसका मोल भी समान होगा। ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उनके एक वोट की जगह 2 वोट मान लिया जाए, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगली लक्षण इसका क्या है, इस मॉडल का जो देख रहे हैं हम, उदार लोकतंत्रवादी मॉडल, तो ये विधि के शासन में विश्वास रखता है। विधि के शासन, मतलब शासन व्यवस्था जो है वो विधि के अनुसार चलाई जाए, जो सर्वोच्च विधि आपके देश की है उसके अनुसार चलाई जाए। ऐसा नहीं है कि आप दलीय हित या स्थानीय हित को इतने ऊपर ले जाओ कि अपनी मनमानी या तानाशाही करने लगो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शासन कैसा चलना चाहिए, विधि के अनुसार। ये कहता है, ये सिद्धांत यानी उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत ये मानता है। जैसे हमारे यहाँ शासन कैसे चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। ठीक है, अंत में इसमें क्या कहा गया है, इसके कुछ 1-2 लक्षण और हैं, वो और देख लेते हैं। मैं इसको यहां से हटा रही हूं। अगला लक्षण इसका क्या है, तो अगला लक्षण है ये नंबरिंग आप देख लीजिए, मैं गलत नंबरिंग तो नहीं इस्तेमाल कर रही, या मैंने मिटा दिया पिछला वाला तो मुझे याद नहीं है कि कौन से नंबर तक अपने पॉइंट हो गए थे। ठीक है, अगला क्या कहता है कि प्रतिनिधि जो है जनता के प्रति उत्तरदायी तो होता है, लेकिन मात्र एजेंट नहीं होता, है ना। यही बात, जैसा मैंने कहा कि कुछ वही चीजें उठाई गई हैं, कुछ उनमें सुधार किया गया है अलग अलग मॉडल में, तो ये चीज है। ठीक है, तो प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी, लेकिन मात्र एजेंट नहीं होता। ठीक है, इस सिद्धांत में ये कहा गया है। अगला क्या कहा गया है कि ये जो सिद्धांत होता है वो जनादेश या बहुमत के सिद्धांत में विश्वास रखता है, यानी जनता जिस दल को शासन के लिए चुनेगी, जिसको बहुमत दिया है, वही सरकार बनाएगा, बाकी विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है उदार लोकतंत्र में कि जनादेश के सिद्धांत या बहुमत के सिद्धांत में विश्वास करता है। ये वाला जो मॉडल है, ठीक है, इस सिद्धांत का एक और लक्षण है जो कि बहुत प्रमुख है कि भाई ठीक है, बाकी व्यवस्थाएं ठीक है,
लेकिन उदारवादी विचारधारा या उदार लोकतंत्रवादी विचारधारा ये कहती है कि ठीक है, बाकी चीजें सब सही हैं, लेकिन आखिरी में प्रभु सत्ता जनता के ही हाथ में होगी। मतलब चुन के आपको जनता ही भेजेगी, या प्रभु सत्ता का जो स्रोत होगी वो जनता ही होगी। ठीक है, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं इस मॉडल के। ठीक है, तो ये आपने लिख लिए होंगे आई होप, है ना। चलिए अब अगले मॉडल पे बढ़ जाते हैं, एक मॉडल और देख लेते हैं। तो लगभग हमारे 200 शब्द के आसपास इसमें हो गए थे, और बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था, तो इसके पॉइंट कुछ कम कर देना, है ना। कुछ शब्द सीमा, जो चीजें जरूरी हैं आपके मॉडल को कंप्लीट कर रही हो, उतनी उतनी लिखते चलना, है ना। तो ऐसा, जैसे इसके पॉइंट भी हम प्रमुख लक्षण में कुछ कम लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यदि शब्द सीमा कम करनी हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत हमारा है, यदि फोर्थ सिद्धांत हम बात करें तो, अच्छा जो नंबरिंग हमने लक्षण में इस्तेमाल की है वो नंबरिंग आप कुछ और इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि आप सिद्धांत यदि पूरे लिख रहे हो तो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम इस सिद्धांत की जो मेन हेडिंग दे रहे हैं उनके लिए यूज कर रहे हैं, तो आप आ वा सा या ए बी सी इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए मतलब कुल मिला के नंबरिंग सेम मत रखना, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। चलिए, तो ये क्या है, प्रतिनिधित्व का समष्टिवादी सिद्धांत, या इसे समाजवादी सिद्धांत भी कहते हैं, आप लिख लेना अपने नोट्स में या करके। ठीक है, ये क्या कहता है, तो पहले मैं लिख देती हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जनता की प्रभु सत्ता का आशय सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता से है। ये क्या है मैं अभी बता रही हूं, पहले देख लीजिए इसको। और बहुमत की इच्छा का अर्थ सर्वहारा वर्ग की इच्छा से है। मतलब ये कहता है कि सर्वहारा वर्ग की ही सत्ता होगी, और जो बहुमत की इच्छा है वही बहुमत की इच्छा भी वही होगी जो सर्वहारा वर्ग की इच्छा होगी। ठीक है, आप सर्वहारा वर्ग से यदि नहीं समझ रहे हैं तो आपने मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवाद आपने कभी पढ़ा होगा, तो उसमें दो वर्ग हुआ करते थे। मार्क्सवाद ने दो वर्गों को, समाज को दो वर्गों में बांटा था, एक पूंजीपति जिन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था, और एक जो श्रमिक मजदूर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। अब उनका वो ज्यादा लोग थे, वो बहुसंख्य लोग कौन थे, मजदूर और श्रमिक थे, तो उनको सर्वहारा वर्ग कहा गया था। ठीक है, तो ये जो विचारधारा है या ये जो मॉडल है वो साम्यवादी राष्ट्रों में अपनाया गया है ना। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि साम्यवादी राष्ट्रों में इस सिद्धांत को अपनाया जाता है या अपनाया गया है। अपनाया गया है। उदाहरण जैसे हम चीन की बात करें, पूर्व में जो सोवियत संघ था उसकी बात करें, वो भी इसी मॉडल को अपनाता था। हालांकि ये असफल हो गया, विघटित हो गया, अब रूस बन गया है ना। तो यानी ये मॉडल इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं या साम्यवादी राष्ट्रों में ये मॉडल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मॉडल ये कहता है। ठीक है, ये हमारे 4 मॉडल हो गए जो प्रमुख मॉडल थे या जो कहीं ना कहीं प्रचलित हैं, वो ऊपरी तौर पे हमने देख लिए। तो क्वेश्चन मुझे इस तरह से मिला था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, और वर्तमान में प्रचलित मॉडल या लोकतंत्र में प्रचलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मॉडल
या सिद्धांत के बारे में लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रकार, 3-4 प्रकार देखने को मिलते हैं, तो वो देख लेते हैं और फिर इसकी प्रणालियां क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रतिनिधित्व के प्रकार या राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो है कौन कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं या किस किस रूप में प्रतिनिधित्व जाना चाहिए या जाता है या अपनाया जाता है मुख्य रूप से, वो हम देख लेते हैं। तो प्रतिनिधित्व के प्रकार आप हेडिंग डाल लीजिए। यदि ये आपसे पूछ लिया गया तो शब्द सीमा के हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर देना, मैं हेडिंग के साथ आपको समझा देती हूँ। ठीक है, वैसे अब आप टॉपिक समझ गए तो इतनी दिक्कत अब आपको शब्द सीमा बढ़ाने में नहीं आएगी। पहला प्रकार है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ये क्या होता है कि हम देखते हैं ना कि निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है ना, किसी जो भी चाहे राष्ट्र हो या राज्य हो उन्हें निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर क्षेत्र से फिर प्रतिनिधि चुने होके आते हैं। मतलब हमें हमारे क्षेत्र के हिसाब से प्रतिनिधि मिल जाएंगे, विकल्प मिल जाएंगे और हम जिसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं, जो दल ने हमें, किसी भी दल ने या निर्दलीय कोई वहां से हमारे क्षेत्र से आया है तो उस क्षेत्र के सभी लोग उस प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ये होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, है ना। यानी वो जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो प्रतिनिधि जीता है वहां से उस क्षेत्र से, वो उस एरिया का प्रतिनिधित्व करेगा, तो इसे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रकार क्या माना जाता है प्रतिनिधित्व का, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। ये क्या होता है, तो एक वेव बंधु थे, है ना, इस प्रकार के वेव बंधुओं ने इस प्रकार के प्रतिनिधित्व की बात कही थी कि जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से जुड़ा है उसे अपना प्रतिनिधि उसी व्यवसाय से चुनना चाहिए, ताकि एक राष्ट्र में जितने भी व्यवसायिक समुदाय होंगे उस हर व्यवसाय का प्रतिनिधि सरकार में पहुंच सकेगा। जैसे लोहार है तो लोहार अपना प्रतिनिधि चुने, है ना। मतलब जो जिस व्यवसाय से जुड़ा है वो उसे अपना प्रतिनिधि उसी व्यवसाय का चुनना चाहिए, ताकि उसका प्रतिनिधित्व व्यवस्था में या सरकार में या विधायिका में, जहां भी वो प्रतिनिधि चुन के भेज रहा है शासन में, उसका प्रतिनिधित्व या उस वर्ग का प्रतिनिधित्व, उस व्यवसाय का प्रतिनिधित्व वहां हो। तो ये वेव बंधु थे। आप जब इसको एक्सप्लेन करो तो आप कह सकते हो कि वेव बंधुओं ने इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था या व्यवस्था की थी, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि अपने व्यवसाय से चुनना चाहिए। ठीक है, तीसरा होता है सामूहिक या समूह प्रतिनिधि बोल सकते हैं, सामुदायिक प्रतिनिधित्व बोल सकते हैं। समूह प्रतिनिधित्व ये क्या होता है, जैसे अलग अलग उस पर समूह बने हों, जैसे लिंग के आधार पर बना हो, पुरुष महिला, है ना, धर्म के आधार पर बना हो या फिर जाति के आधार पर बना हो, तो हर समूह को अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए। ये प्रकार ये कहता है ना। जैसे महिलाओं को वहां पर रिप्रेजेंट कर सके राजनीतिक व्यवस्था में, तो उनको महिलाएं चुन के भेजनी चाहिए, है ना। ये प्रकार ये कहता है कि समूह प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, ताकि हर समूह का क्या हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके। एक है वर्ग प्रतिनिधित्व। ये वही बात है, ये साम्यवादी देश जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है ये, कि पूंजीपति वर्ग जो है तो वो अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे और सर्वहारा वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि चुन के जाएंगे। तो यहाँ ये वर्ग प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रकार है प्रतिनिधित्व के, है ना, जो कि प्रचलन में होते हैं। तो इनको आप एक्सप्लेन कर लीजिए, यदि आ जाता है, पूछ लिया जाता है तो, है ना। चलिए
अब हम देखते हैं प्रतिनिधित्व की प्रणालियां। मतलब प्रतिनिधित्व ठीक है, इस प्रकार से प्रतिनिधित्व हो रहा था, उसके कुछ मॉडल थे, है क्या प्रतिनिधित्व वो हमने समझ लिया, लेकिन किस प्रकार से प्रतिनिधि आप चुन के भेज रहे हो, उसकी प्रणालियां क्या होती हैं, वो अब हम देखते हैं। तो वो भी बहुत सारी हैं, हम सब नहीं देखेंगे क्योंकि सब हमसे पूछी भी नहीं जाएंगी। हम जो भारत में अपनाई गई हैं सिर्फ वो 2 पद्धतियों या 2 प्रणालियों की बात यहां पे करेंगे। डायरेक्ट अब तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया गया है ना, आया है, ठीक है। लेकिन प्रतिनिधित्व की प्रणालियों से एक बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, आई थिंक 2014 में, है ना। वो टॉपिक मतलब ये और किसी से भी लिंक होके आ सकता है, जैसे राजनीतिक दल हमने पढ़े थे तो वहां भी कि भाई कैसे आम चुनाव में कैसे हो रहे हैं, तो वहां भी हम उस टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहां से तो ये सीधा सीधा लिंक है क्योंकि इसकी प्रणालियां हैं प्रतिनिधित्व की। तो वहां क्या पूछा था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, है ना, यानी जो सबसे आगे वही जीते, ये सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, 100 शब्द में आया था उस टाइम पे, 100 शब्द की एक क्वेश्चन हुआ करता था जो अब 50 शब्द में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 50 शब्द के हिसाब से आपसे 2 प्रणालियां हैं जो हमारे यहाँ अपनाई गई हैं प्रतिनिधि चुनने के लिए, तो वो हम दोनों देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं प्रतिनिधित्व की प्रणालियां। हम सब नहीं देख रहे हैं, जो 2 हमारे यहां अपनाई गई हैं हम सिर्फ उनको देखेंगे। क्या है ये, एक आप देखते हो सामान्य बहुमत प्रणाली या सर्वाधिक बहुमत प्रणाली। इसमें या इसको प्रचलित रूप से कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। यानी जो सबसे आगे वही जीते। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी है, 2014 में आपसे ये पूछा जा चुका है 100 नंबर में, सॉरी 100 शब्द में, है ना, 100 नंबर का तो क्या ही। ये जो व्यवस्था है वो आपको जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, हमारे यहाँ हम बात कर रहे हैं, वहां ये सिस्टम देखा जाता है ना, जहां जो कि आम चुनावों में यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में हम यही सिस्टम देखते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ जितने भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण निर्वाचन हम बता दें राष्ट्रपति का, तो वहां कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का भी, है ना। तो वहां कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और इसके भी अंदर, इस प्रणाली के अंदर भी आती है एकल संक्रमणीय या आप बोल सकते हो हस्तांतरणीय, है ना, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। इसमें इस प्रणाली में भी इसके अंदर ये व्यवस्था जो होती है या ये पद्धति जो होती है उसके द्वारा चुनाव होते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति के, ठीक है। उपराष्ट्रपति के भी होते हैं, है ना। जितने भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं हमारे यहाँ इसी प्रणाली की इस व्यवस्था के तहत होते हैं। ये है क्या, दोनों अलग अलग, हम पहले देख लेते हैं, पहले इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है ये प्रणाली जो हमारे यहाँ आम चुनाव में या प्रत्यक्ष चुनाव जहां जनता सीधे वोट डालती है वहां अपनाई जाती है, ये प्रणाली क्या है और इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या जो सबसे आगे वही जीते, है ना। ये क्या है, तो इसमें है इस बहुमत प्रणाली के अंतर्गत
यानी ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, इसके अंतर्गत यह प्रायोजन है कि जब एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र से एक सदस्य को निर्वाचित होकर जाना है, खड़े कितने भी हों लेकिन चुन के एक ही कोई जाएगा, ठीक है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 या 3 से अधिक उम्मीदवार खड़े हों। अब मैंने 2 या 1 क्यों नहीं कहा, 3 क्यों कहा, क्योंकि देखिए यदि 1 होगा तो सारे ही वोट उसको मिलेंगे, वो तो निर्विरोध चुनाव हो जाएगा, तो वहां तो इस सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या फिर 2 खड़े होंगे तो या तो दोनों को बराबर मिलेंगे या एक को थोड़े बहुत ज्यादा मिलेंगे और एक को कम मिलेंगे, तो जो ज्यादा मिलेंगे वही जीतेगा और ऑटोमेटिकली उसे 50% से ज्यादा मिलेंगे तभी वो जीतेगा, ठीक है। क्योंकि 2 लोगों में बट रहे हैं ना, तो या तो बराबर बटेंगे या एक में एक कम बटेंगे, एक में ज्यादा बटेंगे, तो ऑटोमेटिकली 50% से ज्यादा उसको मिल जाएंगे, तो वो कोटा वैसे ही पूरा कर जाएगा, तो यहां भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं और वहां वोट बटते हैं, तब क्या स्थिति होती है, उसके लिए ये सिस्टम अपनाया जाता है ना। तो क्या कहा गया है कि 3 या 3 से अधिक उम्मीदवार खड़े हों और मतदाता उनमें से किसी एक उम्मीदवार को अपना वोट दे। अभी हम देखेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कि मतदाता या वोटर जो भी होगा, भले वहां हम नहीं होंगे, लेकिन वो वरीयता क्रम दे सकता है, यानी वो वोट सबको डालेगा जितने भी उम्मीदवार होंगे। लेकिन यहाँ इस सिस्टम में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही वोट डाल सकते हो, किसी एक उम्मीदवार के लिए ही वोट डाल सकते हो, ठीक है। तो यही कहा गया है कि मतदाता उनमें से किसी एक उम्मीदवार को अपना मत देता है। तब जिस उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो आप बोल रहे होंगे कि ठीक है मैम, ये तो सही है ना, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो ठीक है, ये सही है, लेकिन इसमें एक चीज आगे कही गई है कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि निर्वाचित उम्मीदवार जो होता है उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, मतलब उसे 50% प्लस की स्थिति प्राप्त करनी पड़े, ये जरूरी नहीं है ना। भले ही मान लो उसे 20% भी वोट मिले हैं और वहां पे 5-6 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उस क्षेत्र के जितने भी निर्वाचक हैं या जितने भी वोटर हैं उनका सिर्फ 20% भी उसे मिला है, तब भी वो जीत जाएगा। जबकि 80% वोट ऐसे ही चलेगा, बेकार चलेगा, एक तरह से इसकी ये आलोचना की जाती है ना। क्योंकि 80% ने इसे नहीं चुना था, तो उस क्षेत्र का बहुमत इसके साथ नहीं था, है ना। ये सिर्फ 20% वोट से जीत गया। अब आप सोच रहे हो कि 20% से कैसे जीत गया, तो मान लो उस क्षेत्र में 5-6 या 7-8 वो उम्मीदवार खड़े हुए हों, तो सब में वोट बटे ना, तो हो सकता है सबसे ज्यादा 20% इसी को मिले हों, तो ये जीत गया, है ना। और बाकी जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग उम्मीदवारों को दिए थे, जो कुल मिला के 80% हो रहे थे, उनका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि इसको अकेले को 20% मिल गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। तो ये कहा गया है कि ठीक है, ये सब यहां तक तो ठीक है, सब समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे की लाइन इसमें जोड़ी जाती है कि यहाँ पूर्ण बहुमत की जरूरत नहीं होती, यानी 50% प्लस की जरूरत नहीं होती। आपको कितने भी मिले, यदि बाकी से ज्यादा मिले हैं तो आप जीत गए, ठीक है। तो ये चीज होती है। चलिए अब एक और देख लेते हैं हम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, मैं हट जाती हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए और ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है आपको, अभी 100 शब्द की जगह 50 शब्द में पूछा जा सकता है। यदि आलोचना करवाई जाए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे आलोचना होगी, कि इसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यदि जो किसी अन्य उम्मीदवारों को यदि 60% भी वोट मिले हैं तो वो वोट बेकार चले जाते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो
तो वो वोट भी बेकार चले जाते हैं। वहीं दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक है इसके कारण उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। तो भाई वो अपने उम्मीदवार को चुनेंगे तो उनको अपने उसके उम्मीदवार को इतना परसेंट वोट नहीं मिल पाता। तो इस तरह से कुछ इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो दूसरी प्रणाली है अपने यहाँ पे, दूसरी पद्धति क्या है हमारे यहाँ जो अपनाई जाती है, वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरित मत प्रणाली। ठीक है, ये अपनाई जाती है। ये क्या होती है ये आप लिख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, क्या है ये कि इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मतपत्र पर वरीयता क्रम दिया जाता है। वरीयता क्रम मतलब प्राथमिकताएं। जैसे 4 उम्मीदवार हैं तो 4 उम्मीदवारों को, यदि मैं वोटर हूं तो मैं 4 उम्मीदवारों को कैसे वरीयता क्रम दूंगी कि मुझे पहले नंबर पे कौन चाहिए, दूसरे पे कौन चाहिए, तीसरे पे कौन चाहिए और चौथे पे कौन चाहिए। ठीक है, मैं अपनी वरीयताएं, अपनी प्राथमिकताएं बताऊंगी, है ना, ऐसा। और मैं वोट चारों को डालूंगी। ठीक है, तो ये बात है। और दूसरी शर्त इसकी होती है कि और निश्चित कोटा। अब जैसा हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देखा था, उसमें हमने देखा था कि किसी कोटा की बात नहीं करी जा रही थी। यहां कहा गया है कि एक निश्चित कोटा आपको प्राप्त करना होगा। इस जो व्यवस्था होती है, ये जो प्रणाली होती है, इसकी ये शर्त होती है ना, कि आपको निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मतपत्र पर वरीयता क्रम दिया जाता है और निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी सॉरी चुनाव में विजयी घोषित होता है। ठीक है, ये है ये वाली प्रणाली, है ना। इसमें आगे कहा जाता है कि यदि मान लो प्रथम वरीयता मैंने जिसको भी दी, वो मतों की गणना हुई और उस मतों की गणना में किसी भी उम्मीदवार को जो कोटा था वो कोटा नहीं मिला, है ना, वो कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब प्रथम वरीयता के जो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाला जो प्रत्याशी होगा वो बाहर हो जाएगा, है ना। मतलब क्या कहा गया है कि मान लो पहली वरीयता, यानी मैंने जिसे सब उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पहली नंबर पे उन्हें कौन चाहिए, सॉरी उम्मीदवारों ने नहीं, वोटरों ने उन्हें पहले नंबर पे कौन चाहिए ये बता दिया। अब पहले नंबर पे जिसने जो भी बताया, उनमें किसी भी उम्मीदवार को उतना कोटा नहीं मिला जितना क्या था, मिलना चाहिए था, या जितना निर्धारित था। तो क्या होगा? तो फिर ये कहा गया है कि फिर सबसे कम जिसे भी पहली वरीयता मिली होगी वो बाहर हो जाएगा। लेकिन उसके पहली वरीयता जिन लोगों ने भी जिन वोटरों ने उसे दी होगी, उनके वोट बेकार नहीं जाएंगे। उनके वोट उनकी सेकंड वरीयता कौन थी उनमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है कि न्यूनतम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी बाहर कर दिया जाएगा। उसके द्वितीय, है ना, यहां और लिख लेना, और उसके द्वितीय वरीयता के मतों को प्रथम वरीयता में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अब उसकी पहली वरीयता तो हट गई, अब उसने दूसरे नंबर पे किसे रखा था, अब उसका वोट वहां जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई प्रत्याशी निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता। यदि ये नीचे वाली लाइन आपको नहीं दिख रही है तो मैं अभी एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी क्या कहा गया है कि वो तो बाहर हो जाएगा और उसकी जो सेकंड वरीयता वाले जो वोटर के जो सेकंड वरीयता के वोट होंगे वो उसके सेकंड वरीयता वाले उम्मीदवार में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, मान लो दोबारा भी मत की गणना हुई तब भी किसी उम्मीदवार को नहीं मिले तो फिर उनके वोट अगली वरीयता में चले जाएंगे। इस तरह से तब तक चलती रहेगी जितने भी उम्मीदवार हैं, जब तक किसी को निश्चित कोटा नहीं मिल जाता। ठीक है, चलिए
और भाई सभी को वोट देना है, सब वोटरों को, सभी उम्मीदवारों को वोट देना है, तो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के पास तो बहुमत आ ही जाएगा, है ना। तो ये बात है। तो ये प्रक्रिया वहां तक चलती रहती है जहां तक क्या, जब तक किसी प्रत्याशी को जो निर्धारित कोटा होता है उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, है ना। हमारे यहाँ कौन सा इस्तेमाल किया जाता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, मैं पढ़ के सुना देती हूँ एक बार पूरा अच्छे से, कि इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मतपत्र पर वरीयता क्रम दिया जाता है और निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही चुनाव में विजयी घोषित होता है, ठीक है। यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है, तब उस वरीयता, यानी ये जो प्रथम वरीयता वाले के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाएगा और उसके द्वितीय वरीयता के मतों को प्रथम वरीयता में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई प्रत्याशी निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता, ठीक है। आपने आई होप ये लिख लिया होगा। अब मैं इसको समझा देती हूँ कि ये क्या है। वैसे तो आप प्री में राष्ट्रपति के चुनाव आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, आपको पता होगा ये क्या होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ऊपरी तौर पर समझ लेते हैं। चलिए, तो अब ये हमने जो भी लिखा था उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो कुल वैध मत जो है वो 100 है ना, यानी जितने वोट डाले जा रहे हैं उनमें मान्य जितने वोट हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसी 100 वोट के संदर्भ में अब हम चीजें समझेंगे। तो एक फॉर्मूला अपनाया जाता है जो सर्वाधिक अपनाया जाता है या सामान्य रूप से अपनाया जाता है और हमारे यहाँ भी अपनाया जाता है। कोटा निर्धारित करने का होता है कि कोटा कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो कोटा कैसे डिसाइड होता है, तो कुल वैध मत, मतलब जितने वोट गिने जाएंगे वो वाले वोट, बटे कुल निर्वाचित उम्मीदवार, यानी जितने उम्मीदवारों को निर्वाचित करना है। अब इन कुल निर्वाचित उम्मीदवारों में ही +1 और इन सब का +1, ठीक है, ये होता है। यानी अब हम राष्ट्रपति चुनाव का एग्जाम्पल लें तो हमारे यहां मान लो हमने कितने माने कि 100 कुल वैध मत थे। निर्वाचित उम्मीदवार कितना होता है, राष्ट्रपति तो एक ही चुना जाता है, तो 1 +1 और +1, तो यानी ये कितना हो गया 51, है ना भाई। ये 2 आ जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, +1 51। यानी इन 100 वोटों में से राष्ट्रपति बनने के लिए 51 का कोटा है, ठीक है। अब हम इन 100 वोटों को ही डिवाइड करते हैं, जो प्रणाली हमने समझी है उसमें आपको समझाती हूं। तो देखिए, मान लो 3 उम्मीदवार थे, A B C, ठीक है। पहले वाले उम्मीदवार को जितने भी लोगों ने वोट डाले उन्होंने 45, इन 100 वोटों में से 45 लोगों ने क्या रखा, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा कि भाई हमारी पहली पसंद ए है। दूसरे वाले ने कितने जो दूसरा बी उम्मीदवार जो है उसे पहली पसंद कितने लोगों ने चुना, तो 35 लोगों ने, है ना। और तीसरे को चुना, अब कितने बचे 20, तो 20 लोगों ने तीसरे को चुना कि हमारी पहली पसंद सी है, ठीक है। अब ये पहली पसंद है, मतलब इतने लोगों ने इसे पहली पसंद चुना है, इतने ने इसको और इतने ने इसको। अब पहले मतगणना जब हो रही है तो देखा गया, हमने क्या कहा था कि जब पहली बार मतगणना होगी तो ये देखा जाएगा यदि कोटा तो इसमें किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 51 चाहिए कोटा, 100 वोट हम मान के चल रहे हैं ना, तो 51 चाहिए तो किसी को नहीं मिला, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो सबसे कम वोट मिले
उसको बाहर किया जाएगा, मतलब ए बाहर हो गया। अब ये 20 लोगों ने सी को पहली पसंद पे रखा था, क्या इनका वोट भी बाहर हो गया? नहीं, इनके वोट अब इनमें जुड़े जाएंगे। मतलब मान लो पहले ये 20 लोगों ने पहले नंबर पे तो इसको रखा था, लेकिन इन 20 लोगों में से 15 लोगों ने सेकंड नंबर पे इसको रखा था, और इनमें से 20 में से 5 लोगों ने सेकंड नंबर पे इसको रखा था। ठीक है, अब फिर दूसरी मतगणना होगी, है ना, ये वोट बट गए इसमें, है ना। अब दूसरी मतगणना हुई तो ये तो 45 और 15 कितने हो गए? 60, और ये हो गए 40। लेकिन अब क्या तीसरी बार मतगणना करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे 60 वोट मिल गए ना, और चाहिए तो 51 थे, तो इसे मिल गया बहुमत या कोटा, तो ये विजयी हो गया। इससे ज्यादा भी है और कोटा भी पार कर गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बात है। तो आप समझ गए होंगे कि पहली पसंद ये थी इन लोगों की, यदि ये बाहर हुआ तो इसकी पहली पसंद अब बाहर हो गई, तो इसकी दूसरी पसंद को काउंट किया गया, इतने में इसको कोटा प्राप्त हो गया। यदि नहीं होता तो प्रक्रिया आगे भी बढ़ती, है ना। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी सोर्स से मुझे जो जो चीजें मिली थी वो मैंने सब कलेक्ट करके जितनी भी हमारे काम की थी आपको प्रोवाइड करा दी हैं। फिर भी जैसा मैं कहती हूँ कि कहीं कुछ भी अपने काम की चीज मिले तो वहां से भी उठा लिया करिए, क्योंकि एक बार में सारी चीजें एक ही बार में जरूरी नहीं है कि मेरी आंखों के सामने सभी आ गया होगा, है ना। तो ये चीज है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि जितने आपके काम की चीजें जहां से, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सोर्स से नहीं उठाई चीजें, कई सोर्स से उठाई हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।